धीमे लंबे श्वास भरें, धीमे लंबे श्वास छोड़ें। अपने मन को स्थिर करें। श्वास को बाहर निकालते हुए एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से मिलाएं, हाथों को रब करें। अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं। रब करें आंखें। सभी को नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम सर। जय प्रणाम गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव जी। हम हठ योग प्रदीपिका का अध्ययन कर रहे हैं। हठ योग के अंतर्गत लास्ट में हमने अध्ययन किया, षटकर्म के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने द्वितीय चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ प्राण का कंसेप्ट हमने जाना और हमने जाना कि कुछ प्राणायाम का भी मैंने वर्णन किया। सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। कल हमने इन 5 प्राणायाम के बारे में पढ़ाई की। आज हम आगे के पढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और जो है हमारा प्लावनी प्राणायाम। 3 प्राणायाम ये हो जाएगा और इसके बाद में सहित कुंभक और केवली कुंभक के बारे में भी अध्ययन करेंगे हम। तो उससे पहले कल हमने जो पढ़ाया है मैं उसका रिवीजन क्वेश्चनिंग के जरिए ही आप लोगों को करवा देता हूँ। तो क्वेश्चंस में पूछता हूँ, आप लोग मैसेज करके बताएंगे और जिनको याद होगा, जिनका मैं नाम लूंगा, वो अपना माइक खोल के बताएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आप बताएंगे षटकर्म कितने होते हैं, उनको सीरीज में टाइप करें और इसका आंसर मुझे किरण शर्मा जी करेंगे। षटकर्म कितने होते हैं? अच्छा षटकर्म सूर्य भेदी सर, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। किरण जी क्वेश्चन क्या है जरा खुद बताना मेरा। अच्छा आज षटकर्म पूछ रहे हैं सर। एक मिनट, क्वेश्चन मैं ये प्राणायाम बोल रही थी सर। तो ध्यान से सुनो ना क्या कहा जा रहा है। ये अच्छा, मैं ये प्राणायाम सुन ली थी सर। ये धोती, वस्ती, नौली, त्राटक, ये नेति है सर। सीरीज गड़बड़ में है आपको। जी प्रेरणा जी बताएं मुझे। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो सके तो अपना कैमरा भी खोल लिया करो साथ साथ में। जी सर। अब मुझे बताएंगे कि स्वात्मा राम जी के अनुसार किन लोगों को षटकर्म करना अनिवार्य है। इसका आंसर मुझे अरुणा मैडम करेंगे। जी प्रणाम सर। जो वात पित्त कफ से भरे हुए हैं उनको सबसे पहले षटकर्म करना चाहिए प्राणायाम के पहले। उनको करना अनिवार्य है ताकि अपने अंदर की जो गंदगी है वो षटकर्म क्रिया द्वारा साफ हो जाए, फिर वो प्राणायाम कर सकते हैं। नवदीता मैडम, इन्होंने क्या गलती किया बताएंगे आप? सर मैं टाइप कर रही थी, सुन नहीं पाई, लेकिन इसका प्रश्न का जवाब ये है कि जिन लोगों में कफ है, कफ प्रकृति है, कफ बिगड़ा हुआ है और थोड़ा शरीर मोटा है, मेद वाले हैं, उन लोगों को शुद्धिकरण पहले जरूरी रहता है। मैं हाँ अरुणा सर, दीदी का जो सुन नहीं पाई थी। हाँ। जी जी जी, जो वात पित्त कफ का जिनका अनबैलेंस है वो। ना 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 ना, अरुणा मैडम ध्यान दीजिए, वहां हाँ। पे तीनों दोष नहीं बताए हैं, सिर्फ श्लेष्मा बताए, यानी कि खाली कफ दोष बताया, वात और पित्त नहीं बताया। अच्छा, जो ध्यान रखना कफ है इस चीज दोष को, है। ठीक है। जी, और जो मोटे हैं उनको। मुख्यतः उन्होंने श्लेष्मा और श्लेष्मा और स्थूलता लिया गया है, यानी कि स्थूलता यानी कि मोटापा और श्लेष्मा यानी कि मोटापा। कफ। सर ध्यान रखना इस चीज को, ये ठीक है। बोला है कि यदि जी वात पित्त कफ तीनों जो है समान हो जिनमें, उनको करने की आवश्यकता नहीं है बोला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे षट कर्मों में सबसे श्रेष्ठ षट कर्म कौन सा बताया गया है हठ योग पर दीपिका के अनुसार। अर्पित मिश्रा जी मुझे बताएं। यस सर। षट कर्मों में सबसे श्रेष्ठ षट कर्म कौन सा है? सर नेति। अच्छा जी। सीता साहू जी मुझे बताएं। जी सर। बताइए। नौली। नौली। बताइए नौली क्रिया में क्या होता है? नौली क्रिया में पेट को तीव्र गति से घुमाया जाता है। अच्छा, लाभ क्या होता है इसका? सर इससे जठराग्नि तीव्र जठराग्नि तीव्र जठराग्नि उद्दीप्त होती है और पेट के सारे गैस गैस प्रॉब्लम होती है वो वो उससे वो लाभ होता है। और कहा जाता है कि यह इस क्रिया से जो अशेष 250 निहन्यात कि जो रोग को हमें पता भी जो नहीं है पत्थर। जी वो जी, भी वो न दूर वो हो उन जाते हैं, रोगों को ठीक है। जो वो भी दूर हो जाते हैं। जी सर। ओके जी, ओके। पता है आपको वो वर्ड्स नाम नहीं उस दे पे पा आ रहे नहीं थे आ आप, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएंगे बंधों के बारे में, जालंधर बंध की विधि बताएंगे मुझे गौरी यादव जी। जी सर, जालंधर बंद सांस को अंदर खींचेंगे दोनों नाक से और सांस लेके फिर लॉक करेंगे, अंदर भर लेंगे, फिर ये ठुड्डी को सीने से लगा के ऐसे करके लॉक कर लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएंगे लक्ष्मी पटेल जी मुझे बताएंगी उद्यान बंद की विधि क्या है? सर सर उद्यान बन में सांस लेंगे दोनों नाकों से और पेट को अंदर रोक के सांस को पेट के अंदर रोक के रखेंगे
और बाएं नाक से नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे। सर मैं वर्षा बताऊं? वधवानी जी मुझे बताएंगे। मैसेज करो, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ आपका। बहुत ममता जी ने बड़ा कर बड़ा दिया है। सर मैं बताऊं? सॉरी वर्षा सर, मैं नहीं वधवानी बता जी पाऊंगी। बताइए। सर जी मैं माधवी क्लासेस जी आप अटेंड नहीं बताइए। कर पा रही थी। सर उद्यान बंद में श्वास लेंगे और श्वास को आधुनिक आधुनिक युग में श्वास लिया और श्वास को पूरा छोड़ के पेट को अंदर करके फिर उद्यान बंद लगाएंगे। लेकिन हठ योग प्रदीपिका के अनुसार श्वास लिया, श्वास छोड़ते 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 ही धीरे धीरे हम पेट को अंदर करेंगे और उद्यान बंद लगाएंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ। कौन सी नाक से? लेफ्ट लेफ्ट किसी नोस्ट्रिल का वर्णन नहीं है, नहीं दिया है। दोनों से। दोनों ठीक है, से नहीं है तो मतलब दोनों से करना है। यस सर। ठीक है, आप मुझे बताएंगे मनोन्मनी अवस्था के बारे में। ब्यूटी दास जी मुझे बताएंगे क्या होता है इसमें और कब ये अवस्था आती है और इसमें शरीर की स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति क्या होती है इस अवस्था में। सर इसमें अपन वायु जो है वो ऊपर आ जाता है और प्राण वायु जो है वो नीचे आने के बाद वो सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका द्वार मतलब उसका मुख खोल जाते हैं और मुख में जो कुंडली लेपट हुए रहता है वो वायु मुख खोल जाते हैं और उसमें वायु बिना बाधा से अंदर घुस सकते हैं और बिना वायु जब अंदर घुस जाता है तब हमारा मन स्थिर हो जाता है। चंचल जो मन रहता है वो मन स्थिर हो जाता है। ये जो मन का जो स्थिर अवस्था इसी को ही हमें उन्मनी या मनमनी अवस्था कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया ब्यूटी दास जी, ऐसे पढ़ते रहो आप, बहुत बढ़िया। अब एक मुझे और ऐड बताएंगे। करना चाहूंगी सर, इसमें वो जो द्वार खुल जाता है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र का जब ढक्कन खुल जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु जो आराम से प्रवेश कर सकता है। ठीक है जी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि कुंभकों के बारे में क्या वर्णन किया गया है हठ योग प्रदीपिका में। स्नेहा राव जी मुझे बताएंगे। यस सर। कुंभक सर, यहाँ पर कुंभकों के बारे में बताया गया है। सूर्य भेदिनी उज्जयी शीतकारी शीतली तथा भ्रस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी तिष्ठ कुंभका। इस तरह से ये 8 कुंभकों के बारे में बताया गया है सर। और 8 कुंभकों के दौरान कुंभकों को ही हम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, जो हम करते हैं आधुनिक युग में। और ये विधि और उनके लाभ भी बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। तो सबसे पहले सूर्य भेदन आता है, उसके बाद उज्जयी आता है, फिर शीतकारी, फिर शीतली, फिर भ्रस्तिका, फिर भ्रामरी, उसके बाद मूर्छा और अंत में प्लावनी आता है सर। प्लावनी जो जल में दिखाया था कि जो जल में तैरने वाली जो अवस्था होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आगे औरों से पूछ लूंगा। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। अब मुझे बताएंगे सूर्य भेदी प्राणायाम की विधि बताएंगी, प्रिया मैडम बताएंगी। बाकी लोग मैसेज करो, मैसेज बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है? मैं सबको देख रहा हूँ। क्या आपको पता नहीं, आप टाइप नहीं कर रहे इसका मतलब? सर आसन की कोई मतलब आसन किसी भी मतलब ऐसा नहीं बताया इसमें कि ऐसा बैठना है। आसन की कोई विधि नहीं बताई है। और इस दाहिने मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल से वायु को धीरे धीरे अंदर खींचना है जब तक कि वो अधिक से अधिक सांस लेना है और फिर उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देना है। क्या रोकना भी है क्या सांस इसमें, या नहीं रोकना? नहीं, लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाना है सर और फिर उसको खींचना है धीरे धीरे और फिर उसको छोड़ देना है सर। सूर्य भेदी सांस को लेके छोड़ काफी अच्छा। आपको पता है
शब्द आप दे नहीं पाए हो उचित शब्द। ज्योति पांडे जी देंगे दोबारा से सेम सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। जी सर। योगी को किसी भी सुख आसन में बैठ जाना है, फिर कैमरा कैमरा राइट। कैमरा। जी सर। योगी को किसी भी सुख आसन में बैठ जाना है, फिर राइट नाक से सांस लेना है, फिर रोकना है कुंभक लगा के, फिर लेफ्ट नाक से सांस छोड़ देना है धीरे धीरे। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। बहुत बढ़िया। लाभ और बता दीजिए ज्योति जी। जी सर। लाभ है इसमें कपाल हमारा मस्तक प्रदेश शुद्ध करता है, वात पित्त संबंधी रोगों सर नेटवर्क इशू हो गया इनका, या बाकियों को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा है आवाज। अच्छा, कोई बात नहीं सर वो बैटरी लो हो गया। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। तो बताइए बताइए ज्योति जी बताइए। कपाल मस्तक प्रदेश शुद्ध करता है और हमारा वात संबंधी रोग नष्ट हो जाता है और उदर में उत्पन्न क्रीम दोष भी दूर होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे उज्जयी प्राणायाम की विधि। मुझे धर्मवीर सिंह जी, आप कल आए थे और आशा रखता हूं कि आप ग्रंथ के अनुसार ही बताएंगे, बताइए। सर प्रणाम सर। हाँ कल मैं आया था, तो नोट्स नहीं बनाया, फिर ही बताऊंगा मैं आपको। उज्जयी प्राणायाम ना सांस तो नाक से ही लेंगे, बट गले में आवाज आनी चाहिए सांस लेते लेते और छोड़ते वक्त भी। आराम से सांस लेना छोड़ना, इसको उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उसमें गले का रोल ज्यादा रहे, गले पर कुछ आवाज इस तरह आएगी। मैं कुछ स्थान विशेष पे स्पर्श भी होगा, उस स्थान विशेष का नाम क्या बताया ग्रंथ में? छाती के पास, गर्दन के पास, स्थान का नाम नहीं याद आ रहा है। आप पुराना अनुभव भी बता रहे हो, ग्रंथ वाला नहीं बता रहे हो। गरिमा पांडे जी बताएं मुझे। बाकी अच्छा बताया, कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्रंथ वाली चीज बाकी। आप नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, एमए के स्टूडेंट हो। गरिमा पांडे जी मुझे बताएं। जी सर। सर मुख को कैमरा सर अपने दोनों आप से खोल लीजिए, कैमरा खोलो, बताओ। सर मैं बोलूं? जी बताइए गरिमा जी। सर दोनों नाक से लेंगे और फिर पेट को अंदर करते हुए अंतःकरण में लेंगे सर, और फिर कुंभक लगाकर छोड़ देंगे। कौन सा कुंभक है ये? ये है उज्जयी कुंभक। मजा नहीं आया गरिमा जी कुछ? सर थोड़ा सा आपसे अच्छा क्लियर। तो धर्मवीर जी ने ही बता दिया था, आपने तो वो पॉइंट भी छोड़ दिया है। भारती सिंह जी बताएं मुझे। यस सर। सबसे पहले क्या करेंगे, मुख को बंद करेंगे और दोनों नथुने से वायु को एक आवाज के साथ धीरे धीरे खींचेंगे। उसमें एक आवाज आना चाहिए, और जिससे क्या होगा, हमारा कंठ से लेके हृदय प्रवेश तक का जो है वो स्पर्श करेगा, तो उसे हम उज्जाई कहेंगे। सबसे पहले सूर्य भेदन के समान ही कुंभक करते हैं, फिर श्वास को बाएं नथुने से निकाल देना है, बाएं नाक से हमको निकाल देना है। इसको करने से सर कफ और कंठ से रिलेटेड जितने भी बीमारी होती है सर वो दूर होती है, और इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और उज्जाई के और भी लाभ है। उज्जाई से सारे जो कुंभक हैं पूरी नाड़ियों को साफ कर देता है, पेट से रिलेटेड जो समस्या रहती है उसको भी ये दूर करता है। 13 प्रकार के जो धातु होते हैं, 7 धातु होते हैं, 5 भूताग्नि होती है और 1 जठराग्नि होती है सर, उसके भी संबंधित रोगों को ये पूरा दूर करता है। और सर ये कफ दोष को भी समाप्त करता है। और ये सबसे अच्छा बेनिफिट, इसका अभ्यास हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हम कर बहुत सकते हैं। सुंदर, बहुत अच्छा बताया। एक छोटा सा इम्प्रूव कीजिए, सिर्फ गले का कफ बताया है, हर एक कफ नहीं बताया, ठीक है? ओके सर। गले का श्लेष में हरे कंठे, सिर्फ कंठ का श्लेष में बताया गया है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है
सर उज्जैन में ही ऐसा होता है क्या कि वो जब माँ का जो उच्चारण करते हैं अपन जो पे अपन पेड़ में जब आवाज महसूस करते वही है ये उज्जैन प्राणायाम? हाँ, वो गले से जो आवाज आती है ना, वो वाला। ठीक है, अब मुझे बताएंगे शीतकारी प्राणायाम को, मुझे लक्ष्मी मैडम बताएंगे। शीतकारी प्राणायाम लक्ष्मी पटेल जी बताएं मुझे, कैमरा खोलकर। सर एक बार प्रश्न फिर से बोलिए। शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताइए। इस प्राणायाम में मुंह से सांस लेते हुए, दांतों से होते हुए श्वास जो है वो आवाज निकालते, श की आवाज निकालते हुए लेना और छोड़ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा बताया ऑफिस टाइम के होते हुए भी। थैंक यू। नीलू सोनू जी, मुझे शीतकारी प्राणायाम के लाभ बताइए। हेलो सर। हेलो जी, बताइए, शीतकारी के लाभ बताइए। सर शीतकारी के लाभ ये है, जो शीतकारी करता है ना जो योगी, वो बहुत सुंदर हो जाता है, इतना सुंदर कि योगिनियां उनके तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और अगला ये है कि शीतकारी करने वाला व्यक्ति ना शिव जी की जैसा शक्ति पा लेता है, मतलब संहार, जो रचना है, संहार है सृष्टि का, वो कर लेता है। और दूसरा है कि जो शीतकारी करता है ना, वो भूख प्यास और ये सारी चीजों को ना, सर आवाज आ रहा है ना? लेकिन आ रही है, मैं ठीक हूँ। किसी ने मैसेज किया रामदेव समान। रामदेव नहीं, कामदेव होगा। हाँ सर, ममता मैंने जी ने लिखा है और आग दब गया था रामदेव सर लिख टाइप। दिया। हाँ तभी मैंने उसको, ओके, नहीं तो सर मैं रामदेव गलत नहीं, आप टाइप हो जल्दी जल्दी बोलते ना सर, टाइप करने से वो कुछ कुछ अक्षर बदल कोई जाता है। बात नहीं, हाँ मैं हाँ मैसेज हाँ पढ़ रहा हूँ, ये मत सोचो सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ। आप मैसेज कर रहे हो जी, बताओ जी, नीलू जी हाँ। बताओ। नहीं सर, मैंने नीचे हाँ लिख सर, दिया वो इसीलिए उसको करेक्ट करके। कोई बात नहीं ममता जी, कोई बात नहीं बेटा। ये नीलू सर जी बताइए। वो शीतकारी करने वाला ना भूख प्यास निद्रा आलस्य इसको काफी हद तक अपना कंट्रोल कर लेता है पूरा और राशन बच उपद्रवों से जाएगा बचा सर हुआ फिर रहता, जी, उपद्रवों से बचा हुआ होता है, उसको ऐसा नहीं पड़ता है। और कुल मिला के उसके अंदर ना एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो मतलब श्रेष्ठ बन जाता है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ। उसको मतलब उसके लिए फिर उसके बाद और कुछ नहीं रहता है, इतना व्यक्ति पावरफुल हो जाता है शीतकारी वेरी करने से। गुड। इसको कहेंगे योगींद्र, योगियों का श्रेष्ठ, योगियों के अंदर है ना, योगींद्र सर शब्द जी यूज जी किया। हाँ योगी। सर इमेजिन करिए कि हम लोग सब ऐसे करने लगे तो खाना पीना पकाने की जरूरत नहीं, सब घर से मंगा देंगे। करो भैया, साधना करो, ज्ञान मिल गया, अब उसको अप्लाई करो अपने जीवन में, है ना। मैं ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे शीतली कुंभ के बारे में। मुझे बताएंगे शीतली कुंभ, कल्याणी जी अपना कैमरा खोल के बताएं, शीतली कुंभ कैसे किया नमस्कार जाता सर। है। नमस्कार जी। शीतली प्राणायाम में टांग को दोनों तरफ से फोल्ड करके सांस अंदर मुंह का अंदर लेना है। उसके बाद मुख को बंद करना है। बंद करने के बाद नाक से सांस छोड़ना है। और इस प्राणायाम करने से विष का प्रभाव नहीं पड़ते हैं। और जैसे आलस निद्रा प्यास भूख ये सब नहीं लगता है। तो अब ये बताइए, क्या इसमें सांस को रोकना है या नहीं रोकना? हाँ, सांस को रोकना है। सांस को लेने के बाद कुछ देर रोकना है, उसके बाद नाक से छोड़ना है। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू जी। अब मुझे इसके लाभ के बारे में मुझे बताएंगे, ममता मैडम बताएंगी। शीतली कुंभ के लाभ बताइए। सर इसमें जो है गैस का वर्णन नहीं है, लेकिन गुल्म रोग जैसे कुछ रोग इससे सही होते हैं। और स्प्लीन की जो बीमारियां हैं, यानी कि जो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी का जो डिजीजेज हैं वो दूर होता है। और पित्त जिसका ज्वर ज्यादा होता है वो दूर होता है सर।
ऐसे ही है। भूख ज्यादा जिसको लगती है वो कंट्रोल होता है, यानी कि जो इंटेस्टाइनल रीजन के जो रोग होते हैं ऐसे उल्लेख नहीं है इसमें, इसमें उल्लेख इस तरह का नहीं है, लेकिन उस तरह के जगह के रोग ठीक होते हैं। आप स्प्लीन से क्या समझते हो ममता मैम? स्प्लीन से ये रिकग्निशन करता है, यानी कि जो जैसे बोन मैरो करता है उसी तरह का स्प्लीन का भी वर्क होता है। तो स्प्लीन जो है रिफाइनरी का काम करता है एक तरह से। कहाँ पर होती है पता है पोजीशन इसकी बॉडी में? पोजीशन लेफ्ट साइड में सर, नीचे होती है, लेफ्ट साइड में नीचे। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ। हाँ इंटेस्ट, हाँ एग्जैक्ट तो नहीं है, ध्यान है उतना। लगभग हमारे स्टमक के पीछे होती है। पीछे, हाँ बिल्कुल नीचे नहीं होती है, ऊपर होती है। लेफ्ट साइड का जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट के नीचे का जो डायफ्राम मसल्स है ना, जो हड्डी है नीचे की, ये सर डायफ्राम जो फ्लोटिंग रिब्स उसके पीछे होती है। उसके पीछे होती है। अपेंडिक्स के थोड़ा नीचे सर। ना ना ना, अपेंडिक्स कहाँ, वो कहाँ, बिल्कुल इतना गैप है दोनों के बीच में। नहीं नहीं, तो क्या गलत मार रहे हो? नहीं ध्यान नहीं है गलत सर है, इतना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोशिश आपने किया। और इसका काम कौन मुझे बताएगा, स्प्लीन का काम क्या होता है? एनीवन क्लास में माइक खोल के बताओ। थोड़ा मैंने बाहर का क्वेश्चन पूछ लिया ये। सर ये जैसे बोन मैरो जो वर्क करता है, ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है, तो इसमें भी इस तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। लगभग आपने सही बताया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया आपने। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है सर ये भी। थोड़ा सा सही है, थोड़ा और कौन इम्प्रूव करेगा इसी बात को? सर शायद प्लेटलेट्स बनता है। नहीं प्लेटलेट्स नहीं, मैक्रोफेज सर इसमें ब्लड कोशिकाएं आती है क्या? हाँ ब्लड का वो करता है इम्प्रूव। सुनिए, इसको एक काम, इसके आधार पे इसको एक नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं कि डेड आरबीसीज का कब्रिस्तान, इसका नाम है ये। क्वेश्चन बहुत बार ये नेट के पेपर में पूछा गया है। डेड आरबीसीज का कब्रिस्तान, कि आरबीसी जो सेल्स हमारे खून में होती है ना, जो डेड होने वाली होती है, वो वहीं पे जाके स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद में उनका जो वेस्टेज को लीवर में भेजा जाता है, और लीवर फिर उनका फॉर्मेशन करके उसको बाइल जूस में कन्वर्ट कर देता है। और बाइल जूस फिर हमारे लिपिड्स यानी कि फैट डाइजेशन में रोल करता है। तो इस तरीके से कूड़े को भी वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी बना देती है। जो डेड हो चुका है उसका भी कुछ ना कुछ यूजफुल मटेरियल बना दिया गया। ये हमारी बॉडी का स्प्लीन के द्वारा एक काम किया जाता है। तो फैट डिपोजिशन के लिए तो गॉल ब्लैडर का कुछ रोल होता है ना सर? अरे मैडम, लीवर से जो बाइल जूस होगा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर कोई बनाता थोड़ी है, वो तो स्टोरेज का काम करता नहीं है सर। हाँ उसमें नहीं, उसका जो है स्टोरेज का भी थोड़ा काम रहता है सर। बाइल जूस ही तो स्टोर होता है उसमें, और क्या। तो मेन तो बाइल जूस हुआ ना। नहीं सर, फैट स्टोरेज पे होता है सर, इसीलिए जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स जो होते हैं वो इसीलिए बनते हैं शायद, मैंने तो जो पढ़ा। अरे नहीं, गलत पढ़ा थोड़ा सा। आप गोल बाद में पढ़ा दूंगा, विषय अलग हो गया थोड़ा सा। ठीक है सर ये जैसे एक छोटी सी बात बता रही, एक व्यक्ति को जैसे ब्लड का जैसे पूरे बॉडी में चकता 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 हो गया था, गोल 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 ब्लड जैसा, तो उनको क्या किए, जो तिल्ली जो होती है ना उसको हटा दिए थे। उसी की वजह से वो काम नहीं कर रहा था करके पूरे बॉडी में ऐसा हो रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा सॉरी, मैं क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, मैं बता रहे, दोबारा बताइए। नहीं, आपको मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अभी आपने क्वेश्चन किए ना तिल्ली का क्या काम है, तो ये बोले कि उनके बॉडी में तिल्ली काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उनकी बॉडी में पूरे रेड कलर का ब्लड गोल 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 चकता पड़ गया था, स्पॉट्स आ गए थे पूरे बॉडी में, तो ऑपरेट करके उनको तिल्ली हटा दिया था। आरबीसीज का मेन काम है कि डेड आरबीसीज को स्टोर करना। डेड आरबीसीज यानी कि वो वेस्ट जो है आरबीसीज का काम होता है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, कि ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है आरबीसीज, और ऑक्सीजन के अलावा और भी कई यूजफुल मटेरियल को ट्रांसफर करती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। अब वो जो गाड़ी है, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है और रास्ते में पड़ी रहेगी तो हमारे खून को नुकसान करेगी, वो हमारी ब्लॉकेज बनाएगी वो। तो क्या होता है कि उसको वहां पे इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि ब्लड के अंदर आरबीसीज ठीक ठीक रहे।
जैसे कि अब बूढ़े बीमार आदमियों के लिए अलग से कैबिन बना दिया जाता है ना, वृद्धाश्रम बन जाता है, या फिर अलग से उनके लिए लाइनें अलग बनाई जाती हैं, हॉस्पिटल में अलग चीजें होती हैं उन लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, ताकि और लोगों को परेशानी ना हो। इसीलिए बॉडी में भी जो डेड आरबीसीज हैं या जो बूढ़ी आरबीसीज हो चुकी है, जो मरने वाली है, उनको अलग जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, वो स्प्लीन में जाके स्टोर होती है। ठीक है, अगर स्प्लीन गड़बड़ होगी तो वो डेड आरबीसीज या जो बूढ़ी आरबीसीज है वो बॉडी ब्लड में आएगी और बाकी इसको डिस्टर्ब करेंगे वो। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तितली हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा भस्त्रिका कुंभक के बारे में। लोकेश्वरी यादव जी मुझे बताएंगी भस्त्रिका कुंभक की विधि क्या है। मैसेज करने में सभी स्वतंत्र हैं, मैं हर मैसेज को पढ़ रहा हूँ। लोकेश्वरी यादव जी मुझे बताएंगे। जी सर, इसमें आपका नेटवर्क इशू हो रहा है लोकेश्वरी जी, कोई बात नहीं। अब मुझे बताएंगे कौन रह गया। हाँ माधवी जी, बताओ चलो। जय गुरुदेव। भस्त्रिका में सबसे पहले पद्मासन में करना है और पद्मासन में उधर अपने शरीर को सीधा करना है और पूरे श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर रेचक वायु जो है गला, हृदय और कपाल को स्पर्श होना चाहिए, मतलब थोरैसिक ब्रीथिंग हमें करना है। फिर जो है श्वास जो है तेजी से श्वास जो है छोड़ देना है। कहाँ से? लेफ्ट से। तो जब ये स्थिति को हमें बार बार करना है, जल्दी से श्वास लेना है, कुंभक लगाना है, फिर छोड़ना है। जब शरीर जो है ये करते करते थक जाए तो हमें प्रणव मुद्रा में, प्रणव मुद्रा ये ऐसे प्रणव मुद्रा से ऐसे हमें नाक को बंद करना है और उसके बाद लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। माधवी मैडम, स्टार्टिंग में मुझे कुछ थोड़ा गड़बड़ लगा। आप स्टार्टिंग से एक बार मुझे बताओ कि सांस पहले छोड़ना है या लेना है, उसके बारे में। सर श्वास को हृदय, थोरैसिक ब्रीथिंग लेते हैं ना, हृदय गला कपाल को स्पर्श करते हुए ब्रीथ लेना है स्टार्टिंग में छोड़ना है। श्वास को छोड़ना है ना सर। शरीर पद्मासन में बैठेंगे और उधर को शरीर को सीधा करेंगे और श्वास को पूरी तरीके से पहले बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ने के बाद फिर श्वास लेंगे। श्वास कैसा लेना है? थोरैसिक ब्रीथिंग लेना है। फिर तेजी से श्वास को लेना है और छोड़ना है तेजी से। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और इसका लाभ मुझे बताएंगे। प्रणव मुद्रा करने के बाद जो है श्वास को छोड़ देना है। उसके बाद इसमें वात पित्त कफ, इसका लाभ यह है कि वात पित्त कफ तीनों दोषों को आगे पेशेंस रखो। नवदीता मैडम बताएंगे मुझे भस्त्रिका कुंभक का लाभ। सर कल मैं इस समय लीव ले ली थी, मेरे स्कूल का क्लास स्टार्ट हो गया था तो। ओके मैडम, ओके जी। मुझे बताएंगी अरुणा मैडम बताएंगी कुंभक का लाभ क्या है। आपका ही ले रहा था जी, सबर रखा करो, मुझे सबको देखना है जी, बताइए। हाँ, इसमें वात पित्त कफ विकारों को दूर हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है सर। ठीक है, कुछ और भी है? एक दो बेनिफिट और है। और कफ, वात पित्त कफ विकार जिनके भी हैं वो ठीक हो जाते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सर मैं बोलूं? बस रुको। प्रिया मैडम बताएं। सर वात पित्त कफ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है इससे, और वो 13 प्रकार की अग्नियां प्रदीप्त होती है और जो सुषुम्ना का जो मल है वो साफ हो जाता है सर इससे। सुषुम्ना नाड़ी में जो मल होता है वो साफ हो जाता है।
सर इसमें एक और सर चीज एक है। और और जो कुंजल शक्ति है जागृत हो जाती है वो 3 जो ग्रंथियां वो एक्टिव हो जाती है ना, वो ग्रंथियां 3 ग्रंथियां जो सर वो एक्टिवेट होती है। सर इसमें एक क्वेश्चन था धर्मवीर मेरा, सर, मुझे ग्रंथि के बारे में बताइए। और 3 ग्रंथि है सर, एक ब्रह्म ग्रंथि है, एक विष्णु ग्रंथि और एक रुद्र ग्रंथि है सर। तो क्या प्रभाव पड़ता है भस्त्रिका का ग्रंथियों के ऊपर? सर वो एक्टिवेट होते हैं एक्चुअली बेसिकली। ठीक है, उनका भेदन होता है। भेदन होता है सर, ब्रह्मा ग्रंथियां विष्णु और रुद्र रुकावट ग्रंथि। कार्य करता है हमारी कुंडली को जागृत करने में, रुकावट बाधा डालती है। सर एक क्वेश्चन था मेरा इसी से जैसे पुलिस लेकर। बाधा डालती है ना, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बीच में नाकाबंदी होती है, तो उस नाका को हमें क्रॉस करके करना पड़ता है। तो ये बाधा ही हमारी कुंडली शक्ति को जागृत होने में बीच में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो उसको सर क्रॉस करके फिर 3 बाधाएं होती हैं। जी बताइए। मुझे सर ये आपने जैसे बताया कि इसको सांस पहले छोड़ना है फिर लेकर करना है, इसको लास्ट में बाएं से सांस छोड़ना है, तो क्या मेरा फिर पहले दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करना पड़ेगा तभी तो सांस छोड़ेंगे सर? कॉमन है ये, तो लेफ्ट से छोड़ेंगे इसका मतलब राइट बंद करना पड़ेगा। तो ये जब लेते वक्त हमारा पोजीशन बताया गया था कि हम दोनों हाथ सीध में रखना है, तो छोड़ते वक्त मैंने उसको एक हाथ हटा के करना पड़ेगा ना सर, ये पूछ रहा था मैं। जनरली हम लोग भस्त्रिका मैं कुछ देख और रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। जी मेरी फोटो दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही है सर कुछ भी आपको तरफ। यस सर दिखाई दे। एक सेकंड आप मेरे को पिन कीजिए, दिख रहा है? एक सेकंड, कैमरा नहीं दिख रहा है। नहीं रहेगी, एक्सेल कर दो। ये लो निकल गया आगे। फिर से करें सर? ये लो अब ठीक है, दिख गया। नहीं पोजीशन क्या रहेगी सर करते वक्त, वो पूछ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है इन 2 उंगलियों को लगाना नहीं है। अब यहाँ पे 2 स्थिति उत्पन्न होती है, या तो इसको ऊपर कर लो या इसको नीचे कर लो, ये 2 स्थिति पर। हाँ, तो ज्यादा व्यक्ति बोलते हैं ये स्थिति सही है प्रणाम मुद्रा वाली। सर मेरा सवाल था शुरुआत कैसे करेंगे सर, इसलिए बता रहा हूँ। भस्त्रिका लेना कैसे शुरू करेंगे? पद्मासन बैठा जी ठीक है, पद्मासन के बाद में अपने पेट को, शरीर को सीधा किया। ओके सर। ठीक है, उसके बाद में मुख को अच्छे से संयमित किया और एक्सेल किया। वो एक्सेलेशन में हृदय, कंठ और कपाल के भाग पे हमें स्पर्श अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में हमारे हृदय कमल तक सांस में लेना है और फिर इसको कंटिन्यू करना है। जब हम थक जाएंगे उसके बाद में राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और इन 2 उंगलियों के बिना, इंडेक्स और मिडल के बिना, इससे टच कर रोकना है सांस को अंदर। क्षमतानुसार रोकने के बाद में लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। अच्छा, धीरे धीरे एक्सेल करना है। ये है भस्त्रिका कुंभ की विधि। समझ आया? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, यहाँ तक हमारा क्यों सर, क्यों मतलब इंडेक्स और मिडिल